नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास 4 वीडियो देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर जीके में प्रश्न पूछा जाता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए यह पॉलिटी का सब्जेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से देखने को मिलता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों को याद भी कर लेना, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे वो सारे कतई जहर प्रश्न रहेगा, सभी को आपको नोट करते जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? यानी कि नागरिक बनने का जो शर्त है इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए पहला क्या है, जन्म से नागरिकता, ये भारतीय नागरिकता इस तरीके से मिल जा सकता है, ठीक है, मिलता है, ये सही है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ये भी सही है। तीसरा क्या, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, ये गलत है। संपत्ति के अधिग्रहण से नहीं होता है, क्षेत्र के अधिग्रहण से होता है। यानी कि कोई एरिया अगर जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, अगर कोई एरिया अगर भारत में मिल गया यहाँ से, ठीक है, कश्मीर का जो है या तो पाकिस्तान का कुछ एरिया अगर इसमें मिल गया तो जो एरिया में आ गया भारत में मिल गया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है क्षेत्र के अधिग्रहण से होता है, लेकिन संपत्ति के अधिग्रहण से ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। फिर वंश द्वारा नागरिकता मिलती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि नागरिकता अगर पूछे कि किस भाग में है तो नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है तो नागरिकता का जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक है, ठीक है। अच्छा, नागरिकता कितने तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है तो भारतीय नागरिकता 5 तरीक़ों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने तरीक़ों से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं तो 5 तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। और कौन कौन तरीका है वो भी याद रखना है। जैसे कि यहाँ प्रश्न पूछा गया तो वो तरीका 5 मालूम रहेगा तो इसका आंसर आसानी से ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5 तरीका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता 5 तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है, वे कौन कौन सा है तो जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये प्राकृतिकरण नागरिकता मतलब होता है जैसे कि किसी देश का जो कानून रहता है उसके अनुसार, है ना, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। जैसे कि भारत में अगर 11 वर्ष तक कोई मिनिमम रहता है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो ये नियम जो होता है वो होता है प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक द्वारा और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखना है और याद करके रखना है। नेक्स्ट है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो गैर कानूनी तरफ से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो रिट जारी किया जाता है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रिट जारी किया जाता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको सशरीर उपस्थित किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है मतलब कि सशरीर उपस्थित करना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये आपका अधिकार होता है, ठीक है। तो ये रिट जारी करती है। और रिट कौन जारी करता है, ठीक है, ये भी कतई जहर प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा रिट कौन जारी कर सकता है। तो ऑप्शन में रहेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों रिट जारी करता है, ठीक है। यानी कि और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है
तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के रिट होते हैं, ये भी याद रखना है। और 5 प्रकार के रिट जो है वो आपको याद करवाए थे, एक बार यहाँ पर फिर देखिए। तो पहला क्या है? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, फिर है परम आदेश है, उत्प्रेषण है, निषेधाज्ञा है और अधिकार परीक्षा है। ठीक है, तो ये 5 रिट है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरह के रिट होते हैं और रिट जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बताएं जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है और हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो हाई कोर्ट का गठन है अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यही 214 जो है ना, इसको अगर एक को इधर लाते हैं यानी कि 1 2 4 इसमें है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 1 2 4 है ना, 1 2 का 4। तो 2 1 4 है हाई कोर्ट और एक को अगर इधर ले आते हैं यानी सीधा कर देते हैं 1 2 4 में है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसे याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में है? 124 में। हाई कोर्ट 214 में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप देखते रहें कि अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो वो सिफारिश था किसका? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये शामिल किया गया था। ठीक है, तो एक बार आपको बताते हैं, लाइन में सभी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे कि मूल कर्तव्य जो है ये भारत के संविधान में ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू इसमें जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था और किस देश से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ 4 प्रश्न यही हो जाता है ना, पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। किस समिति के अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। और किस देश से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, और जब ये 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो उस समय मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो उस समय था 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, तो याद रखना है 10 मूल कर्तव्य था। और ये जो स्वर्ण सिंह है, ये स्वर्ण सिंह जो है ना, ये स्वर्ण सिंह समिति ये 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया था लेकिन 10 मूल कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य की सिफारिश किया था? तो ये 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया था लेकिन 10 मूल कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में अभी कितना मूल कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो 11वां मूल कर्तव्य क्या है और कब जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये 11वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो कतई जहर प्रश्न है, इसे नोट करके रखना है, याद करके रखना है दिमाग में। ठीक है, तो इसको बार बार आपको बता भी रहे हैं, जब भी कोई प्रश्न आ रहा है तो आपको बार बार रिपीट करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको आसानी से कठिन प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, और रही बात मूल कर्तव्य किस भाग में है? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। तो मूल कर्तव्य है भाग 4 के ए में। ठीक है, और अनुच्छेद है 51 का ए में। ठीक है, अच्छा ये जो 4 का ए है भाग, तो भाग 4 में ही है क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लोजली इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखना है। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है DPSP वो भाग 4 में है
और अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भाग 4 के ए में हो जाता है मूल कर्तव्य, और भाग 51 के ए में हो जाता है, ये अनुच्छेद 51 का ए में है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो भाग है 4 का ए और अनुच्छेद है 51 का ए मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से। और ये जो क्या है डीपीएसपी, ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सज़ा का प्रावधान रखा था? तो वो कौन सी समिति थी कि मौलिक कर्तव्यों को पालन न करने पर जुर्माना या सज़ा का प्रावधान रखा है? तो ये यही है, स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपको बताई दी हैं मूल कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत 2 अति महत्वपूर्ण घटना हुआ था। क्या क्या? तो पहला है कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, मूल कर्तव्य। और क्या है कि 3 शब्द को है ना जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था। इसी समय जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वही प्रश्न पूछा है कि उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द जोड़ा गया था कब? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। या तो पूछ दे कभी आपको समाजवादी या तो अखंडता, तो ये तीनों शब्द जोड़ा गया था ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक है ये वाला भी अति महत्वपूर्ण है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1976, लेकिन 44वां हुआ था 1978। और इसमें हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया था? तो मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो सैन्य और शैक्षणिक उपाधि प्राप्त की जा सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अनुच्छेद 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, देखिए ये सब आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के हैं, जिसमें एक है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। तो कितने अनुच्छेद आता है, कितने प्रकार का समानता है? 14, 4, 18, यानी 5 प्रकार के समानता के बारे में बात किया है। वो कौन कौन सा है नोट कर लीजिएगा। देखिए सभी पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में है। जाति, धर्म, नस्ल में भेदभाव जो होता है उस पर निषेध यानी प्रतिबंध ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में है। अवसर की समता यानी अवसर की समानता ये है अनुच्छेद 16 में। अवसर ऐसे थोड़ा सा याद भी करते जाना है। देखिए अवसर 16, अवसर की समानता 16, अवसर 16 है ना। और विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14, धर्म, जाति, नस्ल भेदभाव निषेध है 15 और अवसर 16। थोड़ा सा रिलेट कर लेना, ठीक है। अवसर की समानता 16, अवसर 16। और ओ अस्पृश्यता का अंत है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न है, तो यही है ओ अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। ओ अस्पृश्यता 17, ओ अस्पृश्यता 17, ओ अस्पृश्यता 17, ठीक है। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जामों में ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। ओ अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17, ये याद रखना है, ठीक है। और उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में, ठीक है। तो ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखना है।
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्या वर्ष में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, मतलब किस वर्ष में है ना, देश वर्ष में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो वही शब्द है पंथ निरपेक्ष बोलिए या तो धर्मनिरपेक्ष बोलिए। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन भी अगर मालूम है कब है तो आसानी से आंसर कर सकते हैं, 1976 में। अच्छा, 44वां हुआ था 1978 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मतलब पढ़ते पढ़ते अगर रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा ना तो सारे कठिन से कठिन प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था कब? 1976 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1976 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, मौलिक कर्तव्य को इसी समय जोड़ा गया था और 3 शब्द जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अच्छा, 44वां में क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति ने कुल मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। तो कुल कितना मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो ये 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। लेकिन जोड़ा गया था कितना? तो 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो आपको कई बार बता चुके हैं, पीछे वीडियो में आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में 11 मौलिक कर्तव्य जो सभी बताएं। ठीक है, और तो उससे क्या है आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पूछा कौन सी मौलिक कर्तव्य की विशेषता नहीं है, तो पहला क्या, वे न्याय संगत हैं, तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, तो ये वाला ही आंसर हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। दूसरा क्या, वे भारतीय संस्कृति का सम्मान पर जोर देते हैं, ये सही है। वे प्रकृति में नागरिक और नैतिक दोनों है, ये भी सही है। ये वो विदेशी पर लागू नहीं होता है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय नागरिकों के लिए, ये भी सही है। ठीक है, विदेशियों पर ये लागू नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो काम करने के अधिकार यानी काम करने की गारंटी देता है कौन? तो वो देता है मनरेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। तो ये है मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा जो है काम करने की गारंटी देता है और उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की काम की गारंटी देता है? तो 100 दिन की काम की गारंटी देता है। तो ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुआ था? तो पहले याद रखना है आपको नरेगा। ठीक है, नरेगा की शुरुआत हुआ था 2006 में। ठीक है, नरेगा योजना की शुरुआत हुआ था 2006 में और इसी का नाम 2009 में रख दिया गया था मनरेगा। ठीक है, इसी का नाम 2009 में रखा गया था मनरेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है, जो कि दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो नरेगा का फुल फॉर्म हो जाएगा ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर मनरेगा के क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जुड़ जाता है इसमें सिर्फ, तो हो जाता है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो ये याद रखना है सारी चीज़ें। यानी मेन पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि नरेगा की शुरुआत हुआ था 2006 में और मनरेगा नाम रख दिया गया था इसको 2009 में और 100 दिन की गारंटी इसमें काम की गारंटी रहती है। नेक्स्ट है
अब यहाँ टाइप 3 शुरू होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो पहले चरण में ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वो अध्यक्ष जो है ये पहले चरण में मत नहीं डाल सकता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है टाई के मामले में, जब टाई हो जाता है तब उसको लोकसभा जो अध्यक्ष है वो कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है ना, कास्टिंग वोट देता है जब टाई हो जाता है तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यानी कि पहले चरण में मत नहीं डाल सकता कौन? तो अध्यक्ष, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते थोड़ा सा लोकसभा का, ठीक है। तो लोकसभा अगर यहाँ पर आया तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में, ठीक है। 1952 जब भी आए तो आपको 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना है। कौन कौन सा? लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में, राज्यसभा का गठन भी हुआ था 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था भी 1952 में हुआ था, ठीक है। तो ये चारों कतई जहर प्रश्न आपको हमेशा रिवीजन करना है ताकि आसानी से आपको याद रहे। लोकसभा, राज्यसभा, एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सभी की शुरुआत 1952 में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब लोकसभा और राज्यसभा से कई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि लोकसभा की बात करते हैं और राज्यसभा के। लोकसभा बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ये होता है 30 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और यही सब जो है क्राइटेरिया फॉलो होता है कहाँ? तो राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में, यानी कि विधानसभा हो जाता है आपका लोकसभा, ये है ना। राज्य के जो सेम ये सब जो नियम है सेम आपका राज्य का जो विधानसभा होगा वो लोकसभा में, जैसे कि राज्य के विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और उसका कार्यकाल 5 वर्ष। उसी प्रकार विधान परिषद का होता है, यानी कि जो राज्यसभा में होता है, ठीक है। तो सेम होता है इसी तरह, ठीक है। यानी कि विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आया लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार, जो कि अपने बिहार की थी, ठीक है। और लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष, अभी करेंट अफेयर में याद रखना है, तो लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष से कई प्रश्न पूछा जाता है और भी, जैसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। और बात करते हैं कि संसद का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में? तो संसद का गठन है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का गठन 80 में और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में? तो 81 में, ठीक है। ये तीनों अनुच्छेद आपको याद हो गया होगा, है ना, बार बार बताते हैं आपको। तो ये लगातार है 79, 80, 81, ये तीनों अनुच्छेद आपको याद हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। याद ऐसे सिंपल कर लेना, सरल सरल, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80 और 81 अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। संसद का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ कतई जहर प्रश्न आपको नोट करना है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वो भी राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, संसद कितने अंग से मिलकर बना है? तो संसद 3 अंग से मिलकर बना होता है। एक होता है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये 3 अंग होता है संसद,
तीनों मिलकर संसद बनता है। ठीक है, तो संसद जो है उसमें शामिल होता है कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसद को कम से कम डेज मिलना चाहिए। तो संसद को कितनी बार मिलना चाहिए? तो संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। ठीक है, संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये आता है ना कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम कितना समय होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही होता है कि कम से कम 2 बार सत्र साल में होना आवश्यक है। ठीक है, कम से कम 2 होना चाहिए और उसके बीच जो अंतराल होता है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा संसद सत्र बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद को जो सत्र है उसको स्थगित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। और उसको भंग, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यानी लोकसभा के सत्र बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करने की शक्ति ये है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है कि लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 85 में लोकसभा भंग करने का जो है अनुच्छेद 85 में, और लोकसभा का गठन जो है वो है अनुच्छेद 81 में, है ना। सरल बताए थे, संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80, 81। तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में याद रखना है, और लोकसभा भंग करने की जो बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 85 में। ठीक है, लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 85 में। ये दोनों अनुच्छेद कतई जहर है, इसे याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 85, लोकसभा का गठन और लोकसभा का भंग अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन डीपली पूछे, ठीक है, अगर हार्ड करेगा तो लोकसभा का भंग जो है वो है अनुच्छेद 85 के 2B में है। अनुच्छेद 85 के 2B में है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन करता है तो ऑप्शन में ये देगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसे 85 का 2 का A, 2 का B, 2 का C ऐसे करके दे देगा। तो आपको याद रखना है लोकसभा भंग करने का जो है वो दिया हुआ है अनुच्छेद 85 2B में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी नोट करके रख लेना है। नेक्स्ट है भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो सदन किसी सदस्य की, तो संसद में जो होता है, संसद का जो सदस्य होता है उसको कब उसको मतलब कि उसको पूरी तरह से टर्मिनेट कर सकता है, यानी कि सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो वो करता है कब? तो यदि वह कोई भी सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित रहा है, यानी कि लगातार 2 महीने तक अगर कोई गायब रहता है तो उसका सदस्यता रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, लोकसभा में अधिकतम जो मैक्सिमम सीट की संख्या कितनी है? तो अधिकतम 550 है लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में है 250 है। ठीक है, और पहले क्या है 552 था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया। जो पहले आरक्षित 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते थे राष्ट्रपति लोकसभा में, वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और लोकसभा में अधिकतम सीट हो गया 550 और राज्यसभा में अधिकतम सीट 250। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार से लोकसभा सीट संख्या कितनी है? तो बिहार से लोकसभा सीट की संख्या है 40 है, और राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 16 है। बिहार की बात करते हैं, ये भी नोट कर लिए, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, और बिहार विधान परिषद में है 75 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सर्वाधिक लोक सीट संख्या किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश का, जो कि आपको मालूम है, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट भी बोले तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है वो कितना है? 80 है लोकसभा सीट, और राज्यसभा सीट कितना है? अधिकतम है जो यूपी का है ये, वो है 31 राज्यसभा सीट है। ठीक है, और विधानसभा सीट में भी सबसे ज़्यादा
किस राज्य का है? तो वो भी है उत्तर प्रदेश का ही है। 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र तथा डेस। यानी कि 3 सत्र जो होता है संसदीय सत्र, वो कौन कौन सा होता है? एक तो बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, और तीसरा होता है क्या? शीतकालीन सत्र होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, और बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई के बीच होता है। बजट सत्र जो है फरवरी से मई के बीच होता है, और मानसून सत्र जुलाई से अगस्त के बीच होता है, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा जो बजट सत्र है वो कौन सा है, तो वो है बजट सत्र है ना, फरवरी से मई तक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा है। और सबसे छोटा जो है बजट सत्र, सबसे छोटा जो सत्र है वो है शीतकालीन सत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा सत्र है वो बजट सत्र है और सबसे छोटा शीतकालीन सत्र है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो यहाँ पर 3 कतई जहर प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाता है कौन कौन सा, कि कौन संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है यानी आहूत करता है। तो ये हो गया आंसर उसका राष्ट्रपति। ठीक है, और फिर आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत ये बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 है। और एक प्रश्न आता है कि संसद के जो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये तीनों प्रश्न आपको हमेशा याद रखना है। संसद का दोनों संयुक्त बैठक जो है बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और अनुच्छेद है 108। नेक्स्ट है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो वो कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो वो कौन सा है? तो वो है साधारण विधेयक है ना, कोई साधारण विधेयक ही होगा है ना। ऐसे भी मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं जिसको भी राष्ट्रपति के बिना पूर्व अनुमति के उसे प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए संसद में किस विधेयक के पेश होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? तो वो है धन विधेयक। धन से रिलेटेड जो है वो या तो वित्त विधेयक भी कर सकते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक हो, वित्त विधेयक भी धन विधेयक से ही रिलेटेड है, तो इसलिए धन विधेयक को मंजूरी मतलब पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो 14 दिन के लिए, यानी कि जो धन विधेयक को है राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर वापस करना रहता है। ठीक है, अच्छा, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, और एक अनुच्छेद यहीं पर याद रखना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में। ये दोनों अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में, और वार्षिक वित्तीय विवरण ये है अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि मंत्रियों की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। अच्छा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, लेकिन हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको शपथ दिलाएगा कौन? तो उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको यहाँ पर नोट कर लेना है जो कि कतई जहर प्रश्न है और एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद आपको लिखना है इसको। ठीक है, और हमेशा याद रखना है इसको। जैसे राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में?
254 है ना, चुनाव 54 ऐसे रिलेट कर लेना है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो है अनुच्छेद 54 में है। चुनाव का तरीका है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, चुनाव का तरीका अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 55 में है। अच्छा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। अब राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है तो राज्यपाल का भी यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 161 में। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए साथ में यहाँ नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को जो है ना मृत्युदंड भी क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल में मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। बाकी छोटे मोटे सज़ा को वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड माफ़ करने की शक्ति वो अनुच्छेद 72 में ही है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? तो महान्यायवादी की नियुक्ति है अनुच्छेद 76 में। ठीक, और एक आता है आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और ये महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 76 में। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 153 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिससे राष्ट्रपति का पद हो गया अनुच्छेद 152, तो उसी प्रकार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न और याद रखिए आपको। कौन कौन सा? कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न। अभी भी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है अगस्त 2024 में, उसमें ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए, राज्यपाल करता है 213, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, इसको इधर ले आइए, यानी कि 1 2 3 1 2 3 लगातार। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। इसी तरह 2 प्रश्न आपको याद करवाए थे क्या कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो एक को इधर ले आते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 124 में। तो ठीक उसी तरह ये भी है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति होता है वो अनुच्छेद 213 में, और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं? तो वो होता है 6 माह बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, 6 माह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था क्या? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि जो अंतराल है कितना होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, रही बात क्या आपातकाल की, तो आपातकालीन जो प्रावधान है किस भाग में है? तो भाग 18 में है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और आपातकालीन प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब राष्ट्रीय आपात जो है या आपातकाल है, ये 3 अनुच्छेद यहाँ पर कतई जहर है। ठीक है, कौन कौन सा है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल पूछे तो अनुच्छेद 352 हो गया, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 हो गया, और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको बताए थे कल भी और आज भी फिर बताएंगे आपको आगे कि राष्ट्रीय आपात जो है अब तक भारत में कितनी बार लगा है, और राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक कितनी बार लगा है, और वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार के किस अंग में सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो इसमें से किस अंग में
लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तो वो होता है विधायिकी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधायिकी। विधायिका मतलब हो जाता है संसद। ठीक है, तो उसमें क्या है, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें रहता है। जैसे संसद हो गया, राज्यसभा सदस्य मतलब संसद जो हो गया, तो ये हो जाता है विधायिकी कहलाता है। ठीक है, विधायिकी में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, 1975 से 77 के बीच जो आपातकाल लगा था उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो आपसे छूटना चाहिए, तो इसलिए वो लिस्ट आप याद उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में, और ये अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा? तो 3 बार अब तक लगा। ठीक है, कब कब लगा? तो वो लिख लीजिएगा 1962 में, फिर 1971 में और 1975 में। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करना क्या है, देखिए पहले ये समझिए 1962 में जो हुआ था वो भारत और चीन युद्ध के दौरान बाहरी आक्रमण के कारण हुआ था, और 1971 में जो हुआ था ये भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये आपातकाल लगा था, और 1975 में जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति के कारण ये 1975 में आपातकाल लगाया गया था। अब ये लिखिए कि 1962 में जो पहली बार आपातकाल लगा था उस समय प्रधानमंत्री कौन था और राष्ट्रपति कौन था। उसी तरह 71 में लिखना है आपको, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, और 1975 में प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लिखिएगा 1962 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति बीबी गिरी, और 1975 में इस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थे, यानी कि 1971 और 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, और राष्ट्रपति जो है 1975 में थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, है ना। 1971 में राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, लेकिन 1975 में थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो ये सभी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपको बता दिए, राष्ट्रपति के पास है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है उसको बुलाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, और अनुच्छेद 108 में है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारतीय संसद के कितने अंग से मिलकर ये बना है? 3 अंग से है। ठीक है, इसमें 3 अंग है, कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। ठीक है, सरल याद करवाए थे, संसद 79, बाकी रो से राज्यसभा 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति को लोकसभा सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति है, वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर यानी कि लोकप्रिय सदन, है ना, लोकप्रिय सदन जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। देखिए, लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लोकसभा जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। अब लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है, यानी कि पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है, और उसे ही निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, और उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है ना, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो आपको मालूम है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष, है ना। 3 यहाँ पर कतई जहर प्रश्न आपको बताए थे कि जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, बुलाता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 108, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा को वही लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और निचला सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अच्छा, लोकसभा के को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो यानी कि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और रही बात क्या लोकसभा का वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिड़ला है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम देश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए क्वेश्चन कि लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है 193। तो धारा 193 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है संसद में कोई धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। तो आपको बताया भी थे पहले भी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। ये दोनों अनुच्छेद याद रखना है हमेशा आपको। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो है अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और सामाजिक समरसता ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है। नेक्स्ट है एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यता की बात कर रहे हैं ना, सामान्यतः तो 3 सत्र आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? आपका हो जाता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये तीनों ये जो है ना, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र ये बुलाए जाते हैं, ठीक है, आयोजित किया जाता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अच्छा, संसद का कम से कम कितना सत्र होना चाहिए? तो कम से कम 2 सत्र होना चाहिए 6 महीने के अंतराल पे। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये क्वेश्चन क्या कई बार पूछा गया, ठीक है ना, ये बार देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और बुलाता है राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डेश होता है, ठीक है। तो क्या होता है? एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डेश होता है। तो आपको मालूम है कि गणपूर्ति के लिए कितना? 1/10 भाग उसमें सदस्यों का होना चाहिए। 1/10 भाग यानी 10वां भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10वां भाग इसका सही है, ठीक है।
तो यानी कि गण पूर्ति उसी को बोला जाता है। गण पूर्ति भी बोले तो समझ जाना है कि 1/10वां भाग होना चाहिए। मान के चलिए अभी अधिकतम सदस्य की संख्या 550 है लोकसभा सदस्य, ठीक है। तो इसमें कार्यवाही शुरू करने के लिए, बैठक शुरू करने के लिए 10वां भाग यानी 1/10, ठीक है। तो यानी कि 55 सदस्य होना चाहिए, है ना। उपस्थित सदन में सदस्यों की कुल संख्या 55 होना चाहिए, तभी बैठक शुरू होगी, ठीक है। अब इसी तरह के 2-3 प्रश्न और है, इसी तरह के जो कि कन्फ्यूजन कर सकता है उसको याद रखना है आपको। जैसे पूछा जाता है कि लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या भी 10% ही होना चाहिए, यानी 10वां भाग ही होना चाहिए, यानी 1/10 होना चाहिए, ठीक। और अच्छा, किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, तो ये भी याद रखना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है और जो कि अलग अलग ऑप्शन टाइप से पूछेगा। जैसे कि किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, तो किसी पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिलना चाहिए, ठीक है। फिर समझिए, किसी पार्टी को 4 या तो अधिक राज्यों में 6% वोट मिलना चाहिए और इसके अलावा 4 लोकसभा सीट जीतना चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, 4 लोकसभा सीट जीतना चाहिए, या तो 4 लोकसभा सीट जीतिए, या तो पार्टी की कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यानी कि पहला जो शर्त है, पहला क्या है, राष्ट्रीय पार्टी जो होता है वो किसी पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिलना, ये तो ये पहला है कन्फर्म। और दूसरे में क्या है, या तो 4 लोकसभा सीट जीतिए, या तो कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग की स्थापना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। और आज का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।